नमस्कार। आज हम कुछ बहुत प्रभावशाली सदियों पुराने विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास मैकियावेली, अरस्तू और सेनेका जैसे विचारकों पर आधारित कुछ बातें हैं। ये सोचने और दुनिया में अपनी जगह बनाने के कुछ नुस्खे सुझाते हैं। अक्सर इन्हें स्मार्ट बनने की तरीकों की तरह पेश किया जाता है, पर हमारा मकसद यहाँ कोई शॉर्टकट ढूंढना नहीं है, बल्कि इन महान दिमागों से मिली उस स्थायी समझ को खोजना है जो शायद आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रास्ता दिखा सके। बिल्कुल, ये तुरंत कुछ बन जाने वाली बात नहीं है। ये देखने की कोशिश है कि क्या इन अलग अलग, कभी कभी तो बिल्कुल विपरीत लगने वाले विचारों में आज भी दम है। क्या मैकियावेली की कह सकते हैं कड़वी सच्चाई, अरस्तू का ज्ञान के लिए आग्रह और सेनेका का वो शांत चित्त, क्या ये हमें कुछ सिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। चलिए इन्हीं सवालों के साथ इस सोच विचार की यात्रा शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं उस पहलू से जिस पर शायद मैकियावेली का सबसे ज्यादा जोर था, यानी दुनिया में असरदार ढंग से काम करना। मैकियावेली। हाँ, मैकियावेली मतलब एक्शन, नतीजा। उनका एक बड़ा आइडिया है वर्च्यू। इसे शायद हम क्या कहेंगे, प्रभावी क्षमता या मौके को भांपकर उस पर झपट्टा मारने की काबिलियत। हाँ, प्रभावी क्षमता ठीक है, या मौके पर चौका मारना टाइप कुछ। वो कहते हैं भाग्य या फॉर्चून साहसी लोगों का साथ देता है। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। लेकिन ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, इसमें एक तरह की चालाकी भी शामिल है, हालात को समझने की काबिलियत। जैसे वो कहते थे ना, हाँ, वो लोमड़ी और शेर वाली बात। बिल्कुल, कि राजकुमार को जाल पहचानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों को डराने के लिए शेर होना चाहिए। मतलब ताकत और समझदारी दोनों का सही वक्त पर इस्तेमाल। ये दिलचस्प है, क्योंकि वर्च्यू को अक्सर सिर्फ अवसरवादिता समझ लिया जाता है। हाँ बिल्कुल, पर इसमें गहरी समझ और फिर उस समझ पर तेजी से अमल करने की क्षमता शामिल है। मैकियावेली का एक और कथन है, समझदार व्यक्ति वही काम तुरंत करता है जो मूर्ख अंत में करता है। अच्छा, ये सिर्फ तेजी नहीं, बल्कि सही समय पर निर्णायक कदम उठाने की बात है। आज की दुनिया में देखें तो कई सफल उद्यमी जैसे एलॉन मस्क अपने शुरुआती दिनों में इसी तरह के वर्च्यू का प्रदर्शन करते दिखते हैं। बड़ा जोखिम लेना, लेकिन पूरी तैयारी और एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ। यहाँ सवाल सिर्फ बहादुर होने का नहीं, बल्कि सोचे समझे जोखिम लेने का है और हालात के हिसाब से अपनी रणनीति बदलने का भी। वही लोमड़ी और शेर वाली बात। पर क्या ये हमेशा काम करता है? सिर्फ नतीजे पर ध्यान देना और हालात को यथार्थवादी नजरिए से देखना, जैसा मैकियावेली कहते हैं। उनका यथार्थवाद, जिसे कई बार साध्य साधनों को उचित ठहराता है, से जोड़ा जाता है। क्या ये आज भी प्रासंगिक है? क्या दुनिया को वैसा ही देखना जैसा वो है, न कि जैसा हम चाहते हैं, हमेशा सही रास्ता है? जैसे सिकंदर महान ने साम्राज्य बनाने के लिए जो किया, क्या उसे सिर्फ यथार्थवाद कहकर समझा जा सकता है? यहाँ थोड़ा बारीकी से देखना जरूरी है। मैकियावेली का यथार्थवाद वो अनैतिकता का खुला समर्थन नहीं है, बल्कि इस बात पर जोर है कि अगर आप दुनिया में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको इंसान के स्वभाव को, शक्ति के खेल को और दुनिया की असलियत को समझना होगा। अच्छा, ये आदर्शवाद या सिर्फ अच्छी बातें सोचने के बिल्कुल उलट है। ये निराशावाद भी नहीं है, बल्कि एक तरह की स्पष्टता है, क्लैरिटी। ये समझना कि प्रभावी होने के लिए कभी कभी मुश्किल और अप्रिय फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ, ये तरह से दुनिया की ऑपरेटिंग सिस्टम को समझने जैसा है, ताकि आप उसमें बेहतर तरीके से काम कर सकें। ये व्यवहारिक ज्ञान है, कोई नैतिक उपदेश नहीं। व्यवहारिक ज्ञान, प्रैक्टिकल नॉलेज। लेकिन क्या ज्ञान सिर्फ दुनिया को समझने और उस पर काबू पाने के लिए ही है? अरस्तू शायद इससे सहमत ना होते। बिल्कुल नहीं होते। उनके लिए तो ज्ञान अपने आप में एक लक्ष्य था। वो बौद्धिक खुलेपन यानी इंटेलेक्चुअल ओपननेस की बात करते हैं, नए विचारों के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखना। हाँ। उनका मानना था कि सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए। शिक्षा वृद्धावस्था के लिए सबसे अच्छा प्रावधान है, उन्होंने कहा था। हाँ, अरस्तू का नजरिया बिल्कुल अलग है। जहां मैकियावेली बाहरी दुनिया में प्रभाव डालने पर जोर देते हैं, वही अरस्तू ज्ञान और समझ की आंतरिक यात्रा को महत्व देते हैं। आंतरिक यात्रा? हाँ, और बौद्धिक खुलापन सिर्फ नई जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपने ही विचारों और विश्वासों पर सवाल उठाने की हिम्मत रखना भी है। ये उस चीज का काट है जिसे हम पुष्टिकरण पूर्वाग्रह या कॉन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अच्छा, कॉन्फर्मेशन बायस हम वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, सिर्फ वही जानकारी ढूंढने की हमारी आदत जो हमारी पहले से बनी हुई राय से मेल खाती है।
अरस्तु मानते थे कि असली समझ तब आती है जब हम अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विचारों को भी सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। और शायद इसीलिए अरिस्तु संवाद और बहस यानी डायलॉग इन डिबेट को इतना जरूरी मानते थे कि असली ज्ञान अकेले में सोचने से ज्यादा दूसरों के साथ विचारों के आदान प्रदान से मिलता है। बिल्कुल, इसे द्वंदात्मक सोच कह सकते हैं, डायलेक्टिक थिंकिंग। जब हम अलग नजरियों से टकराते हैं, बहस करते हैं, तो हमारी अपनी सोच ज्यादा मजबूत और साफ होती है, या हो सकता है हम पूरी तरह से कुछ नया सीख जाएं। नेल्सन मंडेला ने जिस तरह दक्षिण अफ्रीका में अलग अलग समूहों के बीच संवाद स्थापित किया, वो इसका एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे विरोधी विचारों के साथ जुड़ने से भी साझा जमीन तलाशी जा सकती है। सही कहा। ये सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर जानने के लिए भी जरूरी है। तो एक तरफ मैकियावेली का एक्शन और यथार्थवाद, हाँ, दूसरी तरफ अरिस्तु का निरंतर सीखना और विचारों का खुलापन। ये तो दो अलग ध्रुव लगते हैं। क्या इन दोनों के बीच कोई संतुलन बनाना संभव है? ये एक बड़ा सवाल है और शायद मुश्किल भी। शायद संतुलन बनाने की कुंजी कहीं और मिलती है, हमारे अपने अंदर। यहीं पर सेनेका और स्टोइक दर्शन की अहमियत सामने आती है। सेनेका? हाँ, सेनेका बात करते हैं तुरंत जियो, लिव इमीडिएटली की। उनका मशहूर कथन है, जीने में सबसे बड़ी बाधा अपेक्षा है, जो कल पर टिकी रहती है और आज को खो देती है। The greatest obstacle to living is expectancy, which hangs upon tomorrow and loses today. वाह! इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य की योजना ना बनाएं, बल्कि ये कि भविष्य की चिंता या अतीत के बोझ में आज के पल को, मतलब वर्तमान को बर्बाद ना करें। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। आजकल माइंडफुलनेस या सचेतनता की बात भी बहुत होती है। क्या ये वही है? जैसे ओप्रा विनफ्रे अक्सर वर्तमान में जीने की बात करती हैं, पर क्या ये वाकई मुमकिन है, खासकर जब दुनिया इतनी तेजी से भाग रही हो? सचेतनता यानी माइंडफुलनेस और सेनेका के विचार में गहरा संबंध है, बिल्कुल। लेकिन सेनेका का जोर सिर्फ वर्तमान में होने पर नहीं, बल्कि वर्तमान का सदुपयोग करने पर भी है। अच्छा, सदुपयोग, यूज इट वेल। हाँ, उनका एक और विचार है समय का मूल्य, वैल्यू ऑफ टाइम। वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि ये है कि हम इसका बहुत सारा हिस्सा बर्बाद कर देते हैं। It is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it. तो तुरंत जियो का मतलब है वर्तमान क्षण पर ध्यान देना, उसे पूरी तरह महसूस करना, और साथ ही ये तय करना कि हम अपना सबसे कीमती संसाधन समय कैसे खर्च कर रहे हैं। ये एक सक्रिय चुनाव है, सिर्फ निष्क्रिय जागरूकता नहीं। एक्टिव चॉइस, सक्रिय चुनाव। और शायद इसी चुनाव के लिए जरूरी है अपनी भावनाओं पर काबू रखना। सेनेका का एक और मशहूर विचार है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, कंट्रोल योर इमोशंस। वो कहते हैं हम वास्तविकता से अधिक कल्पना से पीड़ित होते हैं। क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए? नहीं, दबाना नहीं। स्टोइक दर्शन भावनाओं को दबाने की बात नहीं करता, बल्कि उन्हें समझने और उनके गुलाम न बनने की बात करता है। सेनेका मानते थे कि बहुत सी नेगेटिव भावनाएं, डर, चिंता, ये बाहरी सच्चाई से ज्यादा हमारी अपनी सोच और कल्पना की उपज होती हैं। अच्छा। We suffer more from imagination than from reality. बिल्कुल। भावनाओं को पहचानना, स्वीकार करना, लेकिन फिर ये तय करना कि उन पर प्रतिक्रिया कैसे देनी है, यही नियंत्रण है। हम बाहरी घटनाओं को शायद न बदल सके, पर उन पर अपनी मानसिक प्रतिक्रिया को जरूर चुन सकते हैं। अब्राहम लिंकन जिस तरह भयानक दबाव और व्यक्तिगत दुख के बीच भी शांत और तर्कसंगत बने रहे, वो शायद इसी स्टोइक नियंत्रण का एक उदाहरण है। ये स्पष्ट सोच और सही फैसले लेने के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने देखा मैकियावेली का बाहरी दुनिया पर फोकस, एक्शन, यथार्थवाद, अनुकूलनशीलता, वो लोमड़ी और शेर वाली बात। हाँ। फिर अरस्तु का ज्ञान और समझ पर जोर, खुलापन, संवाद, निरंतर सीखना। बिल्कुल। और फिर सेनेका का आंतरिक प्रबंधन, वर्तमान में जीना, भावनाओं पर काबू, समय का मूल्य। ये तीनों मिलकर सोचने और जीने का एक काफी व्यापक नक्शा बनाते हैं। हाँ, और ये नक्शा सीधा सपाट नहीं है, इसमें तनाव भी है और पूरकता भी है। जैसे मैकियावेली की निर्णायक कार्रवाई और अरस्तु की संवाद और बहस, कब तेजी से फैसला लेना है और कब रुककर सोचने और दूसरों को सुनने की जरूरत है। सही। या मैकियावेली का यथार्थवाद और सेनेका का आंतरिक शांति पर जोर, क्या दुनिया की कठोर सच्चाइयों को स्वीकार करते हुए भी मन की शांति बनाए रखी जा सकती है? इन सभी विचारों को एक साथ साधना ही शायद असली चुनौती है। सही कहा।
ये सिर्फ 10 अलग-अलग नुस्खे नहीं हैं, बल्कि एक पूरा टूल किट है। इसमें हथौड़ा भी है, मैकियावेली की तरह एक्शन के लिए, सूक्ष्मदर्शी भी है, अरस्तू की तरह ज्ञान के लिए, और कंपास भी है, सेनेका की तरह आंतरिक दिशा के लिए। शायद स्मार्ट बनना इन उपकरणों का सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। बिल्कुल। और शायद सबसे बड़ी सीख इन तीनों से ये मिलती है कि कोई एक तरीका हमेशा काम नहीं करता। कभी आपको मैकियावेली की तरह यथार्थवादी और निर्णायक होना पड़ेगा, कभी अरस्तू की तरह जिज्ञासु और खुला, और कभी सेनेका की तरह शांत और केंद्रित। अनुकूलनशीलता, अडैप्टेबिलिटी, जो मैकियावेली ने भी कही थी। शायद इन सभी दर्शनों को जोड़ने वाली कड़ी है ये जानना कि कब कौन सा नजरिया अपनाना है। ये सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं, बल्कि समझ विकसित करना है अपने बारे में और दुनिया के बारे में। तो ये थी हमारी कोशिश, इन प्राचीन विचारकों के नजरियों से आज के लिए कुछ व्यवहारिक समझ निकालने की। मैकियावेली, अरस्तू, सेनेका, इनके विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। हम उन स्रोतों के आभारी हैं जिन्होंने इस चर्चा को संभव बनाया। और शायद जाते जाते एक सवाल सुनने वालों के लिए छोड़ जाएं। हाँ, बिल्कुल। इन अलग अलग दर्शनों, एक्शन पे जोर, चिंतन पे जोर, यथार्थवाद, आंतरिक शांति, इनमें से आज की इस जटिल और तेज रफ्तार दुनिया में संतुलन बनाना सबसे मुश्किल कहाँ लगता है? क्या तेजी से फैसले लेना ज्यादा कठिन है, या फिर भागदौड़ के बीच शांत रहना, या शायद नए विचारों के लिए खुले रहना सबसे बड़ी चुनौती है? इस पर सोचना दिलचस्प हो सकता है। वाकई एक बेहतरीन सवाल। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।